यस, चलो स्टार्ट करते हैं। सो हम गणपति बाप्पा मोरिया बोलते हैं, पता है ना सबको या नहीं बताया मैंने? ओके। सो पहले गणपति बाप्पा मोरिया बोलते हैं, फिर सीए फाउंडेशन एग्जाम इज वेरी इजी बोलते हैं। तो ऐसे लगने लगता है आपको, जब आप इस कोर्स में आए तो आपको बहुत डराया गया था, हाँ ना, सबको, कि बहुत डिफिकल्ट कोर्स है। सो क्या होता है, हमारा माइंडसेट जैसा है वैसे सबकॉन्शियस माइंड में क्या जा रहा है आपके, कि डिफिकल्ट है तो डर लगने लगता है। आप जस्ट आज का होमवर्क भी भारी है। एफसी रोड पे घूमने जाना है आज आपको, और वहां के लोगों को ऑब्जर्व करो। वो इतने चिल होते हैं ना लाइफ में, किसी को भी डर नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। करेक्ट, देखे है आपने? और हम भी थे ऐसे 11th 12th स्कूल में। 10th के एग्जाम के बाद क्या किया, 11th में क्या किया आपने? चिल। फिर अभी वहां पे जाओ, हाँ। एंड कल कल का होमवर्क यहाँ पे घूमो, लाइब्रेरीज में चेहरे देखो, कैसे डरे हुए चेहरे मिलेंगे आपको पूरे बिल्डिंग में। और ये डिफरेंस 1-2 साल में होता है, हाँ? 2 साल पहले वो 12th में था, वो घूम रहा था। अभी 2-3 साल में वो फाउंडेशन इंटर फाइनल में ऐसे डरे हुए रहते हैं ना, फुल टेंशन में। मतलब आपका जो यंग एज है वो आप पूरा टेंशन में निकाल देते हो। फिर उनको याद दिलाना पड़ता है कि 2 साल पहले तुम कितने चिल थे, लाइफ एंजॉय करते थे, और अभी कैसे हो चुके हो तुम। इतना क्यों डर रहे हो? क्यों तलवार लेके आ रही है क्या, बंदूक लेके आ रहा है क्या तुम्हें मारने के लिए कोई? इतने डर रहे हैं, कोई मारने वाला है क्या हमें? नहीं। सिंपल एग्जाम तो जाके देनी है। कितने चैप्टर्स है अकाउंट्स में? 10 तो चैप्टर्स है, क्या डिफिकल्ट है उसमें? उसमें से बहुत सारे चैप्टर्स आपने देखे हुए ही है। करेक्ट। तो मेरा ज्यादा टाइम सिखाने में ही नहीं, ज्यादा टाइम मेरा जाता है मोटिवेशन में, माइंडसेट चेंज करने में। सिखाने के लिए तो एक्चुअली कंसेप्ट डिफिकल्ट है ही नहीं। कल आपने देखा रियल पर्सनल नॉमिनल, मैं आउट ऑफ सिलेबस 11th स्टैंडर्ड का आपको सिखा रही थी क्या? नहीं, ये मॉड्यूल से ही सिखा रही हूँ, आपके सिलेबस में है ये सब। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मेरे मन से कुछ नहीं सिखाया मैंने, है आपके मॉड्यूल में वो। सो कुछ डिफिकल्ट है नहीं, लोग उसको करते हैं। मतलब आपने, मीडिया वाले लोग कैसे करते हैं, एक्चुअल हाइप, हाँ, प्लेन न्यूज होती है, हाँ। बट आपने प्लेन बताई, दूरचित्रवाणी, दूरदर्शन यायचा पूर्वी, त्याच्यात अशी एक बाई येऊन 5 मिनिटात न्यूज सांगून द्यायची, पता है वो आपको? दूरदर्शन पे। तो वो, उसमें कुछ एंटरटेन रहता ही नहीं था। तो आजकल के न्यूज रिपोर्टर्स देखो कैसे होते हैं, फुल एंटरटेनमेंट होता है। मतलब न्यूज इतनी होती है, उसका ही एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, प्रेजेंट टेंस, निगेटिव सेंटेंस करके बताते हैं। सो वैसे हाइप हुआ है सीए कोर्स का। एक्चुअली बहुत अच्छा कोर्स है। ये कोर्स करके आप इमीडिएट रिलेट कर सकते हो प्रैक्टिकल लाइफ से। ओके। ज्योग्राफी हिस्ट्री आप रिलेट कर पाए? आज आपने अकाउंटिंग सीखा और आपने सोचा कि कल जाके हमारे बाजू में एक ग्रोसरी शॉप है, उनका अकाउंटिंग में कर देता हूँ। तो आप कर सकते हो, आप कमा सकते हो पैसे, आपको लग रहा है तो आपको ये एलिजिबल कर रहे हैं ना कि आप आपका करियर डेवलप कर सकते हो। मतलब अभी तक सिर्फ फाउंडेशन हुआ, हाँ, फिर भी आप अकाउंटिंग वगैरह कर सकते हो। फिर इंटर फाइनल होने के बाद तो क्या क्या कर पाओगे। ठीक है। सो सीए फाउंडेशन एग्जाम इज वेरी इजी, ऐसे हर रोज हमें बोलना है। एंड उसके बाद हम बोलेंगे कि अकाउंट सब्जेक्ट इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। सो हमने देखा है, दिस इज 500 years ओल्ड। लुका द पैसियोली, उन्होंने फर्स्ट टाइम उसके बुक में लिखा कि हर एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स होते हैं। तो ये कैसे आया उसके माइंड में? ऑब्जर्वेशन करके, कि अरे परचेस सेल कर रहे हैं ये दो लोग, जो परचेस कर रहा है उसके पैसे जा रहे हैं, और जो सेल कर रहा है उसको मिल रहे हैं पैसे। ये ऑब्जर्व कर करके डेवलप हो गया ना। अभी लुका द पैसियोली 500 years एगो डेबिट क्रेडिट कार्ड थे क्या? बिटकॉइंस थे क्या? क्रिप्टो करेंसी थी क्या? नहीं।
तो उसका अकाउंटिंग डेवलप हुआ था क्या? नहीं, बट अभी ये सब डेवलप हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, आपको पॉइंट्स मिलते हैं। लॉयल कस्टमर अगर हो, आप किसी मॉल में जाते हो और वहां पे शॉपिंग करते हो तो आपको कार्ड दिया जाता है लॉयल कस्टमर का, कि आप फिर से शॉपिंग के लिए आओगे तो ये कार्ड लेके आ जाओ एंड आप लॉयल कस्टमर हो, इसके पॉइंट्स क्रेडिट होंगे, मतलब आपको डिस्काउंट मिलेगा आपके नेक्स्ट शॉपिंग पे। तो वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, देखो कि नेक्स्ट टाइम ये दूसरे मॉल में नहीं जाना चाहिए कस्टमर, हमारा हमारे ही मॉल में आना चाहिए, इसलिए उसको एक कार्ड दे के रखो। फिर अभी शामली के पास वो कार्ड है, शामली एंड ईशा ने बोला शामली को मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, ईशा दूसरा ही मॉल बोल रही है, शामली क्या बोलेगी, वहां पे मत जाओ, मेरे पास कार्ड है, उस पे पॉइंट्स है कार्ड में, तो हम दोनों क्या करते हैं, मेरे मॉल में जाते हैं। तो दूसरे मॉल का कस्टमर कहाँ पे आ गया, शामली के मॉल, बिकॉज ऑफ दैट कार्ड। सो इसलिए उसका नाम भी लॉयल्टी पॉइंट्स ही होता है, कि लॉयल हो आप। तो उसका अकाउंटिंग अभी डेवलप हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस में डेवलपमेंट्स होंगे ना, वैसे वैसे अकाउंटिंग में डेवलपमेंट होंगे। तो ये सब कॉमन सेंस ही लग रहा है ना आपको, इसलिए हम क्या बोलते हैं, अकाउंट्स इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। सो हमें सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है, तो ऐसे कुछ बहुत पढ़ाई करनी है ऐसे लगेगा ही नहीं। नॉर्मल कॉमन सेंस, हम रेड लाइट लगा सिग्नल पे तो रुकते हैं, ग्रीन लगा तो आगे जाते हैं, कॉमन सेंस से सब करते हैं ना, वैसे ही अकाउंट्स कॉमन सेंस पे है। इसलिए स्टूडेंट्स सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में भी कितना स्कोर कर रहे हैं बताओ, कितना? 90 अबाउ, 100 आउट ऑफ 100 भी मिलते हैं। ओके, आराम से। आईसीएससी सीबीएसई बोर्ड जिनका है उनके लिए तो और इजी जाता है, क्योंकि उनको 12th के सिलेबस में ही इंटर एंड फाइनल के टॉपिक्स है, जो आप इंटर फाइनल में सीखने वाले हो वो उनको 12th में ही है। ओके, सो ये तीनों चीजें हर रोज बोलेंगे। सो गणपति बाप्पा मोरया, आवर गोल इज अबाउ 90% एंड सीए फाउंडेशन एग्जाम इज वेरी इजी एंड अकाउंट्स इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। यस, सो कल हमने ये किया था अकाउंट्स का, इसकी रिवीजन चाहिए आपको या समझा है? ओके, सो डायरेक्टली आगे जाती हूँ। डबल एंट्री सिस्टम कल देखा था, एडवांटेजेस हम एंड में देखेंगे, एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री। सो आपका अभी तक बुक नहीं आया है ना, तो आप नोटबुक में क्या करो, पेज नंबर लिखो 2.2 एंड पेज नंबर 2.2 पे कौन सा पॉइंट है ये, 1.2, एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इज इट इम्पोर्टेंट फॉर थेरी? थेरी क्वेश्चन में आ सकता है, ये आ सकता है। मैंने कल क्या बताया था, जिसके आंसर्स पॉइंट वाइज होते हैं वो थेरी में आते हैं, क्योंकि चेक करने के लिए भी पैराग्राफ इजी है या पॉइंट्स चेक करना इजी है, तो चेक करके एंगल से सोचो। सो पेज नंबर लिखो 2.2, उसके ऊपर का 1.2 पेज, 1.2 एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, वो हमें थेरी के लिए आ सकता है, ठीक है। 2.2 कॉन्सेंट्रेशन असतं की नाही, फोकस, कितनी बार बताया नीरज? अकाउंट का फॉर्मेट देखा था कल कैसे डेवलप हुआ, पहले 2 कॉलम्स ही थे, फिर डेट आया, पर्टिकुलर्स आया, जेएफ एलएफ क्यों बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस को होता है क्या एलएफ? होता है, हाँ करेक्ट। ओके, सो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स कल देखे थे हमने। ट्रांजैक्शन क्या होता है, परचेज सेल क्या है? ट्रांजैक्शन, पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ सैलरी ट्रांजैक्शन है, करेक्ट? ट्रांजैक्शन। और यस, कौन बोल रहा है? अथर्व। यस, सो ट्रांजैक्शंस के एग्जांपल्स आपको याद है, एंड इवेंट मतलब रिजल्ट ऑफ
ट्रांजैक्शन। सो परचेज सेल करके रिजल्ट क्या आया? प्रॉफिट। परचेज सेल करके रिजल्ट क्या आया? क्लोजिंग स्टॉक बचा आपके पास। सो क्लोजिंग स्टॉक, प्रॉफिट, ये सब क्या है? इवेंट्स है। इवेंट। हम ट्रांजैक्शन के बारे में देख रहे हैं। सो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दो अप्रोचेस होते हैं। एक होता है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, दूसरा होता है ट्रेडिशनल अप्रोच। सो ट्रेडिशनल अप्रोच से हमने कल स्टार्ट किया था एक्चुअली। ट्रेडिशनल अप्रोच में आप कौन से भी अकाउंट को पहले पर्सनल इम्पर्सनल में करते हो डिवाइड। पर्सनल में क्या 3 सब टाइप्स है? नेचुरल, आर्टिफिशियल है, रिप्रेजेंटेटिव। राम सीता गीता क्या है? नेचुरल। आर्टिफिशियल में आईसीआईसीआई बैंक, सक्सेस मंत्रा, टपरी, जेडब्ल्यू मैरियट, वो सब आर्टिफिशियल। रिप्रेजेंटेटिव क्या आप बताओ? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीवेबल, एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट वो भी आता है। अगर कैपिटल आ रहा है तो ड्रॉइंग्स भी आएगा। तो ये सारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हुए। यहाँ पर है हाँ वो नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, पर्सनल। ये देखा था क्या कल हमने? यस। उसके बाद इम्पर्सनल में दो रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू assets like land, building, investments, fixed deposit, intangible assets also, cash and bank balance also. And nominal accounts में income, expenses, gain, loss. एंड गोल्डन रूल्स आपको आते हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर किसका है? पर्सनल अकाउंट का। सो पर्सनल में जो 3 सब टाइप देखे, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, तीनों के लिए यही रूल लगेगा क्या? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसके बाद रियल अकाउंट में क्या है रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। करेक्ट। सो आप सबको रूल्स लर्न है। अभी एग्जाम्पल देखो, स्टार्टेड बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ ₹50 लाख। ओके, सो जनरली बड़े अमाउंट है ना, तो कैश अकाउंट में डेबिट करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंट्री। दोनों पर्सनल अकाउंट्स है। देखा अभी हमने, बैंक आर्टिफिशियल पर्सनल है एंड कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, आपकी बैंक कौन सी बैंक लेनी है आपको? बैंक का नाम बताओ। बैंक ऑफ इंडिया इज रिसीविंग द अमाउंट 50 लाख तुम डिपॉजिट करोगे वहां पे, आपका बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है। तो बैंक इज द रिसीवर एंड गिवर कौन है? ओनर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वेजेस एंड सैलरीज पेड 50,000। सो वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, टू बैंक करो, बड़ी अमाउंट है तो। ओके, बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट। गिवर कौन है? बैंक है। आपने सैलरी का पेमेंट किया, वेजेस का पेमेंट किया आपके एम्प्लॉयज को, बट अमाउंट कहाँ से गई? बैंक ने दी ना आपके, बैंक ऑफ इंडिया ने अमाउंट दी, तो बैंक ऑफ इंडिया इज गिवर। थर्ड, रेंट रिसीव्ड, किसने रिसीव किया? बैंक ने रिसीव किया 2 लाख, बैंक इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। रेंट रिसीव्ड कौन सा है टाइप? नॉमिनल। सो क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, सो अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, सो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू, हाँ, सो टू सप्लायर या टू क्रेडिटर अकाउंट। परचेसेस अकाउंट कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट है परचेसेस, करेक्ट। एंड क्रेडिटर अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, करेक्ट। सो परचेसेस मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए आपने परचेसेस अकाउंट डेबिट किया। क्रेडिटर को क्यों क्रेडिट किया? पर्सनल अकाउंट है ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हाँ करेक्ट, और उसने गुड्स दिए हैं एंड क्रेडिट भी दिया है, इसलिए वो गिवर है, इसलिए आपने क्रेडिट किया। सोल्ड गुड्स फॉर ₹8,16,000 एंड रिसीव पेमेंट इन चेक। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बैंक पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, सेल्स अकाउंट इज नॉमिनल। ओके, वो ट्रेडिशनल अप्रोच हुआ।
नाउ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अभी आपने क्लासिफिकेशन कैसे किया? ट्रेडिशनल अप्रोच से क्लासिफिकेशन किया अकाउंट्स का। नाउ यू विल डू क्लासिफिकेशन बाय विच अप्रोच? मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में 6 अकाउंट्स हैं, वहां पर 3 ही थे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। यहाँ पर 6 है। सो 6 लोगों की हम जोड़ियां लगाने वाले हैं। एसेट्स एंड लायबिलिटीज की एक जोड़ी, कैपिटल एंड विड्रॉ अकाउंट मतलब ड्रॉइंग्स। हाँ, कैपिटल एंड विड्रॉ अकाउंट मतलब ड्रॉइंग्स, उन दोनों की एक जोड़ी। एंड तीसरी जोड़ी रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। ओके, 6 अकाउंट्स कौन कौन से? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, रेवेन्यू, एक्सपेंस। ओके, ये 6 अकाउंट्स है। रियल, पर्सनल, नॉमिनल के रूल्स सबको लर्न है क्या? तो इसके भी रूल्स है। इसके रूल्स देखो कैसे हैं। नॉर्मल बैलेंस ऑफ अकाउंट क्या होता है? नॉर्मली एसेट अकाउंट को नॉर्मली डेबिट बैलेंस होता है। ब्राइटनेस हा नाही दिसत आहे, नाही तर इथे येऊन बस, इथे येऊन बस. ओके ओके, ते नाही दिसत आहे. मी आहे. नॉर्मल बैलेंस ऑफ अकाउंट लिखा है, यहाँ पर लिखा है टाइप ऑफ अकाउंट। तो टाइप हमने क्या देखे? एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट। फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकंड कॉलम नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? जनरली एसेट अकाउंट को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। लायबिलिटी को क्रेडिट, कैपिटल को क्रेडिट, ड्रॉइंग्स को डेबिट, रेवेन्यू को, रेवेन्यू मतलब इनकम। हाँ, रेवेन्यू मतलब क्या? अगर पता नहीं है तो लिखना है। रेवेन्यू मतलब इनकम। सो रेवेन्यू अकाउंट को क्या होगा? क्रेडिट। एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को डेबिट। हाँ, सेकेंड कॉलम समझा है सबको? थर्ड एंड फोर्थ एक साथ करना है हम। अकाउंट टू बी डेबिटेड व्हेन देयर इज इंक्रीज एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड व्हेन देयर इज डिक्रीज। ओके, सो एसेट अकाउंट कब डेबिट करोगे? व्हेन देयर इज इंक्रीज। एंड एसेट अकाउंट कब क्रेडिट करोगे? व्हेन देयर इज डिक्रीज। तो ये लर्न करना है या ये कॉमन सेंस के ऊपर? समझा? तो पहले डर लगा था ना मैम, अभी इसके भी रूल्स, वो गोल्डन रूल्स पता थे हमें, अभी ये भी। तो ये कॉमन सेंस पे है, इसको ऐसे लर्न नहीं करना है गोल्डन रूल्स जैसे आपने लर्न किए वैसे। लायबिलिटी अगर इंक्रीज हुई तो आप क्रेडिट करते हो। क्रेडिटर्स को आपने पेमेंट किया, मतलब लायबिलिटी कम हो गई तो आप क्या करते हो? डेबिट करते हो। लायबिलिटी इंक्रीज हुई, आपने ऑन क्रेडिट परचेसेस किए, ऑन क्रेडिट, तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो आप क्या करोगे? लायबिलिटी क्रेडिट। एंड आपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, मतलब आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, तो आप क्या करोगे? डेबिट। तो ये पूरा कॉमन सेंस पे है, कोई भी इसको लर्न नहीं करेगा, मगअप नहीं करेगा। अभी कैपिटल का बताओ, कैपिटल इंक्रीज हुआ तो कब से ये बदलाव आया है? कैपिटल बढ़ गया तो क्रेडिट करोगे। करेक्ट करेक्ट। एंड कैपिटल कम हुआ मतलब ड्रॉइंग्स विड्रॉवल हुए तो डेबिट। रेवेन्यू बढ़ गया तो क्रेडिट। रेवेन्यू कम हुआ तो, हाँ ऐसे लगता, वो लगता नहीं है हमें। एक्सपेंसेस बढ़ गए तो, हाँ एक्सपेंसेस कम हुए तो क्रेडिट। एंड ड्रॉइंग्स बढ़ गए तो डेबिट, कम हुए तो। ओके, तो ये टेबल आपको फिर से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पर अकाउंट्स के मैं नाम बताऊंगी, आपको उसको मॉडर्न क्लासिफिकेशन करना है। रियल पर्सनल नहीं बताना है मुझे, रियल पर्सनल नॉमिनल नहीं बताओगे। आप बताओगे वो एसेट है या लायबिलिटी है या इनकम है या एक्सपेंडिचर है या कैपिटल है या ड्रॉइंग्स है, वो बताना है। ठीक है? कैश क्या है? एसेट। कैपिटल कैपिटल। हाँ ठीक है ना, बाद में है ना, पूरी एडिशनल क्वेश्चन बैंक है, उसमें सॉल्यूशन है नहीं। सो कैश इज एसेट,
कैपिटल इज कैपिटल, उन्होंने लायबिलिटी दिया है, बट हमने 6 जो क्लासिफिकेशन सीखे उसके हिसाब से ये क्या है, कैपिटल। वेजेस, सैलरीज, एक्सपेंसेस, कैश कैश, एसेट एसेट, रेंट रेंट रिसीव्ड है, रेवेन्यू है, करेक्ट। परचेस, एक्सपेंस, क्रेडिटर, लायबिलिटी, कैश, सेल्स, रेवेन्यू। तो ये कहाँ से आए थे, तो हमने जो अभी 4 ट्रांजैक्शन किए वहां का ही है वो। ओके, स्टार्टेड बिजनेस विथ अ कैपिटल, सो बैंक या कैश वो एसेट हुआ, एंड कैपिटल कैपिटल हुआ। वेजेस, सैलरीज पेड, सो वेजेस सैलरी एक्सपेंस हुए, एंड जो बैंक था वो एसेट हुआ या कैश। देन रेंट रिसीव्ड, कैश या बैंक बैलेंस है, एसेट, करेक्ट, एंड रेंट रिसीव्ड, रेवेन्यू। उसके बाद परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, सो परचेसेस एक्सपेंडिचर, एंड ऑन क्रेडिट, क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटी। सो सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड पेमेंट इन चेक, सो बैंक एसेट, एंड सेल्स रेवेन्यू। ओके, तो इसी ट्रांजैक्शन का उन्होंने क्या दिया था, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच से आपने किया पहले रियल, पर्सनल, नॉमिनल, एंड मॉडर्न अप्रोच से अभी हमने किया। क्लियर है ये? सो हमें सिलेबस में दोनों अप्रोच है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या मैम हमें ट्रेडिशनल की ही आदत है तो वो मॉडर्न वाला हम सीखते ही नहीं है। ओके, सीए को ऑप्शन नहीं है, बीकॉम वाला ऐसे कर सकता है, ठीक है। सीए को सब सीखना पड़ेगा। जब आप बीकॉम होंगे तो वो किसी ऑफिस में एज अ अकाउंटेंट काम करने वाला है, पता है ना आपको ये। एंड आप सीए हो, इसका मतलब आपके अंडर बहुत सारे क्लाइंट्स होने वाले, एंड हर एक क्लाइंट का अलग ही अकाउंटिंग होने वाला है, करेक्ट। तो आपको सबका पता होना चाहिए, सभी बिजनेसेस का भी नॉलेज लगेगा आपको। आपके पास होटल वाला आ सकता है, ग्रोसरी शॉप वाला आ सकता है, बैंक आपका क्लाइंट हो सकती है, करेक्ट। सो जितने भी बिजनेसेस आप देखते हो वो कोई भी आपका क्लाइंट हो सकता है। ओके, आईपीएल जो ऑर्गेनाइज करते हैं वो कंपनी आपका क्लाइंट हो सकती है। सो वो बिजनेस कैसे चलता है, करेक्ट। मेट्रो चालू है अभी पुणे में, सो मेट्रो जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो आपका क्लाइंट हो सकता है। जय हिंद सिलाई आपका क्लाइंट हो सकता है, एक सारी शॉप वाले आपका क्लाइंट हो सकते हैं। सो आपको हर एक बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए। एक फार्मर भी आपका क्लाइंट हो सकता है, सब्जी वाले आपके क्लाइंट हो सकते हैं, आंबे वाला तुमचा क्लाइंट असू शकतो। सो आपको वेरियस बिजनेस के नॉलेज होना जरूरी है। असते ना, असं कसं? वो ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम, वो गवर्नमेंट कंपनीज तो है, गवर्नमेंट चलाता है वो कंपनी। हाँ, बट वो सिर्फ ऑल इंडिया रैंकर्स को ही देते हैं, ये रूल है। ओके, सो देखो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट के कुछ अलग रूल्स आपको सीखने हैं। यहाँ पर एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। सो बैलेंस शीट सबको आती है, बैलेंस शीट के एक साइड को होते हैं एसेट्स एंड दूसरे साइड को होता है लायबिलिटीज एंड कैपिटल। सो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल शुड बी इक्वल टू एसेट्स। सो ये इक्वेशन बना है, बैलेंस शीट एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। सो उसको और चेंज करके आप क्या कर सकते हो कि एसेट्स को वैसे ही रखो, लायबिलिटीज इधर साइड ले लो, सो एसेट्स माइनस हो जाता है ना, वो मैथ्स पता है ना आपको, साइड चेंज हुई तो प्लस का माइनस हो जाता है। सो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्या हुआ, कैपिटल हुआ, ठीक है। कैपिटल के लिए एक नया नाम आपको आज सीखना है, आपने नहीं देखा होगा ये नाम, देखा था पहले, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी मतलब कैपिटल होता है। ये कहाँ पे यूज होगा, कंपनी अकाउंट्स में। ओके, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी मतलब ही कैपिटल। ओके, सोल प्रोप्राइटर का कैपिटल होता है,
पार्टनरशिप फॉर्म में कैपिटल पार्टनर्स का होता है एंड कंपनी के केस में शेयर कैपिटल. करेक्ट. दैट शेयर कैपिटल इज स्टॉक होल्डर्स इक्विटी. ओके. अभी स्टॉक आपको लगेगा मैम स्टॉक होल्डर मतलब अगर वो जय हिंद वाले हैं तो जय हिंद का जो शर्ट्स का स्टॉक है उसके होल्डर है क्या वो? नहीं. तो वो वाला स्टॉक नहीं. शेयर्स को भी स्टॉक बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज. तो वहां पे क्या चेंज होता है? शेयर्स एक्सचेंज होते हैं. जहां पर शेयर्स एक्सचेंज होता है दैट इज स्टॉक एक्सचेंज. तो उसको भी स्टॉक बोलते हैं. एंड ये जो हमारे गोडाउन में जो गुड्स होते हैं उसको भी स्टॉक बोलते हैं. ठीक है. सो स्टॉक होल्डर्स मतलब शेयर्स के होल्डर्स. सो अभी उसको और डिटेल में उन्होंने देखो कैसे किया. एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज वैसे के वैसा ही है. कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल प्लस बिगिनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस माइनस डिविडेंड. सो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस मतलब प्रॉफिट होता है क्या? बताओ. तो आपको कहाँ से मिलता है? कौन से अकाउंट से आपको नेट प्रॉफिट मिलता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. करेक्ट. P&L. तो प्रॉफिट आप कहाँ पे ऐड करते हो? कैपिटल में ही ऐड कर रहे हो ना. कैपिटल में. तो प्लस दिख रहा है ना. कंट्रीब्यूटेड कैपिटल मतलब जो ओनर ने कंट्रीब्यूट किया है वो कैपिटल. सोल प्रोप्राइटर में प्रोप्राइटर कंट्रीब्यूट करेगा. पार्टनरशिप में पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करेंगे. कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स कंट्रीब्यूट करेंगे. तो वो तो बेसिक कैपिटल है. फिर ये जो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस जो है मतलब ही प्रॉफिट. तो वो भी हम क्या करते हैं? कैपिटल में ऐड. तो ऐड कर दिया. और क्या ऐड किया? बिगिनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स. बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग के रिटेन्ड अर्निंग्स. रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब क्या? जो भी अर्निंग्स हुए जो भी प्रॉफिट हुआ तो ओनर के पास क्या ऑप्शन रहेंगे? उस प्रॉफिट के साथ वो क्या कर सकता है? आइदर फिर से एज अ कैपिटल बिजनेस में ही डाल दो. अगर प्रॉफिट को आपने कैपिटल में ऐड किया इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? वो प्रॉफिट घर लेके नहीं जा रहे हो. आप उसको री इन्वेस्ट कर रहे हो ना बिजनेस में. इसलिए आपका कैपिटल बढ़ रहा है. स्टार्टिंग में आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया फॉर एग्जाम्पल. फिर आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ फर्स्ट ईयर में. तो आपके पेरेंट्स ही आपका घर चला रहे हैं. तो आपके पेरेंट्स ने बोला ये 10,000 प्रॉफिट क्या करो तुम्हारे कैपिटल करके फिर से इन्वेस्ट कर दो तुम्हारे बिजनेस में. मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा. मैं घर चलाने के लिए अभी भी तैयार हूं. तो वो 10,000 प्रॉफिट आपने ऐड किया कैपिटल में. तो वो नेक्स्ट ईयर आपको ये पता है करंट ईयर का क्लोजिंग इज नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग. सो दैट ओपनिंग बिगिनिंग Opening. रिटेन्ड अर्निंग्स भी ऐड होते हैं. सो अगेन सेकेंड ईयर में आपको अभी 30,000 प्रॉफिट हुआ. फिर से पेरेंट्स ने बोला नहीं चाहिए तो फिर से 30,000 लगा दिया. ये करंट ईयर का 30,000 प्रॉफिट कैसे आया बताओ? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके. तो ये टर्म समझ में आ गए. अभी डिविडेंड जो होता है वो सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप के केस में नहीं होता है. कहाँ पे होता है? कंपनी. करेक्ट. डिविडेंड कंपनी. देता है शेयर होल्डर्स को. करेक्ट अथर्व. शेयर होल्डर्स कहाँ पे होते हैं? कंपनी में होते हैं. सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप में शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं. तो शेयर होल्डर्स ओनर्स है. उन्होंने शेयर कैपिटल दिया है. तो कंपनी को जो प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए? वो प्रॉफिट ओनर को, शेयर होल्डर्स को. तो वो प्रॉफिट कौन से फॉर्म में दिया जाता है? डिविडेंड फॉर्म. Dividend. डिविडेंड मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. तो अगर आपने डिविडेंड दिया हुआ है तो वो ऐड करोगे या माइनस करोगे? माइनस करोगे ना. क्योंकि डिविडेंड आप किससे देते हो? प्रॉफिट से देते हो ना. सो मैंने पहले पूरा प्रॉफिट ऐड किया. सपोज 1 करोड़ प्रॉफिट हुआ है उस कंपनी को एंड उन्होंने डिसाइड किया है उन्होंने मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि डिविडेंड कितना देना है. तो उन्होंने डिसाइड किया कि 20,000 डिविडेंड देना. ओके सॉरी 20 लाख. 1 करोड़ का प्रॉफिट है तो 1 करोड़ प्रॉफिट ऐड किया एंड डिविडेंड 20 लाख माइनस किया. सो ऐसे वो है. अभी कुछ प्रॉब्लम है क्या इसमें? पूरा कॉमन सेंस था. सो ये तीनों एक्सप्लेन किए मैंने. सो बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है?
एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, या दूसरा कैसे बोलोगे, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू, हाँ दोनों कॉमन सेंस पे बेस्ड है या मगअप करना पड़ेगा, कॉमन सेंस पे बेस्ड है। सो अभी आप आंसर दोगे, क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10 लाख, तो एसेट्स बढ़ेगा 10 लाख से एंड ओनर्स कैपिटल बढ़ेगा 10 लाख। लायबिलिटी पे कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। बोरोड 5 लाख, सो हमने लोन लिया 5 लाख, तो एसेट कैश आएगी या बैंक बैलेंस, कुछ तो बढ़ेगा, मतलब एसेट बढ़ेंगे। सो 5 लाख एसेट्स पे ऐड होगा एंड लायबिलिटी बढ़ेगी 5 लाख से, कैपिटल पे इम्पैक्ट नहीं होगा। तीसरा आप बताओ, विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस 2 लाख, एसेट कम होगा लेस एंड कैपिटल लेस होगा 2 लाख। लोन रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 1 लाख, एसेट कम होगा एंड लायबिलिटी कम होगी 1 लाख से। बॉट फर्नीचर वर्थ रुपीज 3 लाख विथ कैश, एसेट बढ़ेगा एसेट कम होगा, हाँ करेक्ट। सो ये सब करने के बाद आपके एसेट्स हो गए 12 लाख, लायबिलिटीज हो गए 4 लाख एंड ओनर्स कैपिटल हुआ 8 लाख। तो यही हम बैलेंस शीट में लिखते हैं ना। बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा, कैपिटल 8 लाख, लायबिलिटीज 4 लाख एंड यहाँ पे एसेट्स 12 लाख के दिखे। तो इसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच बोलते हैं। सो ये किसने पहले सीखा था, तो है ये आपके बुक में, 11th में था टेक्स्ट बुक में। है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है। ओके अभी है, ये सबको पता है ना। वो कंफ्यूजन जाने दो, 11 12 का आप हो गए, अभी पता होना चाहिए। हाँ अभी बाहर जाके मत डिस्कस करो, ये फाउंडेशन में है क्या अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, फाउंडेशन में तो है, अभी सिर्फ फाउंडेशन पे कंसंट्रेट करो, 11 12 का जाने दो। ओके सो अगेन नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज अ फर्म परचेसेस फर्नीचर फॉर 8 लाख, तो फर्नीचर एसेट बढ़ जाएगा एंड कैश कम हो जाएगी। सपोज लेटर द फर्म सेल्स फर्नीचर टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 3 लाख, हाँ सो एसेट बढ़ेगा एसेट कम हो जाएगा, करेक्ट। फर्म बोरोज 5 लाख फ्रॉम मोहन, एसेट बढ़ेगा एंड, हाँ करेक्ट। चलो डायरेक्टली है। क्वेश्चन कैसे पढ़ना होता है, तो फर्स्ट लाइन से क्वेश्चन नहीं पढ़ते, ओके हम अलग करने वाले हैं अभी कुछ। आप सक्सेस मंत्रा सीखने के लिए आए हो कि नहीं, तो सक्सेस मंत्रा इज रीड फ्रॉम द क्वेश्चन लाइन, क्वेश्चन की लाइन यहाँ से है, तो पहले ये लाइन पढ़नी है। अब क्या लाइन है वो, शो हाउ वेरियस अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड बाय दीज ट्रांजैक्शंस। सो आपको क्या दिखाना है कि वेरियस अकाउंट्स कैसे अफेक्ट होने वाले हैं बिकॉज ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। Following are the transactions entered into by R after he started his business. So 1st April, R started business with 5,000. Bank to capital, correct. So asset बढ़ेगा है, capital increase होगा, ठीक है। So उन्होंने देखो कैसे किया है, अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन से है, उसके नेचर, ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है या मॉडर्न, ऑर्डर, कौन सा है धीरज, उन्होंने कुछ नहीं बताया, मैं पूछ रही हूँ कि उन्होंने किससे किया है क्लासिफिकेशन, मॉडर्न से किया है या मॉडर्न, आप कैसे भी करोगे तो भी आंसर फाइनल सेम ही आता है।
बैंक अकाउंट इज पर्सनल, कैपिटल इज पर्सनल, सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, एंट्री सेम ही होती है कौन से भी अप्रोच से किया तो, ठीक है। सो उन्होंने अप्रोच नहीं दिया है, सो अप्रोच आपको चॉइस है क्या अप्रोच की, है ना, क्योंकि आप कौन से भी अप्रोच से जाओगे आंसर उल्टा नहीं होता है। मैम ट्रेडिशनल से बैंक टू कैपिटल हुआ एंड मॉडर्न से कैपिटल टू बैंक आया आंसर, ऐसे नहीं होने वाला है। सो उन्होंने कौन सा यूज किया है वो मैं पूछ रही थी, तो मॉडर्न। हाँ, परचेस फर्नीचर फॉर 1200, सो एसेट एसेट, एक एसेट इंक्रीज हुआ, एक एसेट डिक्रीज हुआ। पेड 1100 to employee for salary, so salary expense and asset, salary to bank. Paid rent rupees 1150, rent is expenditure, bank is asset, rent to bank. Received interest 2000. Cash is asset, correct, and interest received, हाँ revenue, okay, revenue or income. Yes, so accounting equation approach देखो अभी, let us suppose that an individual started business by contributing 50 lakh and taking loan of rupees 10 lakh from a bank to be repayable after 5 years. So उसने business कैसे start किया, 50 lakh खुद का capital था and 10 lakh का loan लिया, and वो loan कब repay करना है, repayable after 5 years. So 5 years का loan लिया है, इस अमाउंट से उसने क्या क्या किया, देखो ये परचेस फर्नीचर 10 लाख का, मर्कंडाइज मतलब गुड्स, ओके, उसको पहले गुड्स परचेस करने पड़ेंगे ना सेल करने के लिए। सो उसने मर्कंडाइज कितने के परचेस किए, 50 लाख। फॉर परचेसिंग द मर्कंडाइज, मर्कंडाइज मतलब क्या, गुड्स, he paid 40 lakh to the supplier and agreed to pay balance after 3 months. So balance कितना है, 10 लाख, वो 3 months के बाद देने वाला है। सो अभी इसका क्या करना है हमें, सो इक्विटी प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट, इक्विटी मतलब ही कैपिटल, करेक्ट, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अभी लायबिलिटीज को वो बाइफरकेट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में। सो इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स को भी उन्होंने डिवाइड किया, फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट, सो फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट्स टोटल एसेट्स हुए, एंड जो करंट लायबिलिटीज इस साइड को चाहिए थे वो एसेट साइड को गए, तो वो क्या होंगे, माइनस। सो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होता है वर्किंग कैपिटल, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कैपिटल होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल, जो डे टू डे बिजनेस में लगते हैं वो, ओके। फॉर एग्जाम्पल आपके बिजनेस में, आप ऑफिस है आपका, ओके, कुछ नया कस्टमर आया है, तो नए कस्टमर के लिए आपने चाय एंड स्नैक्स मंगवाया, तो उस चाय वाले को आप पेमेंट कैसे करते हो, कैश और यूपीआई, और चेक से तो नहीं करोगे, करेक्ट। सो ये दो ही ऑप्शन है, आप ऐसे करते हो, मैं ना मेरे म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट है, वो सेल करके तुम्हें 10 रुपया देता हूँ, ऐसे होता है क्या, नहीं। सो वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, जो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए मेरे जो करंट लायबिलिटीज है, इलेक्ट्रिसिटी पे करना, इंटरनेट का पेमेंट करना, रेंट पे करना, तो इनको मैं पेमेंट कौन से एसेट से करूंगी, मैं मेरी एक खुद की बिल्डिंग है वो सेल करूंगी फिर इसका इलेक्ट्रिसिटी पे करूंगी क्या, तो मैं कौन से एसेट्स यूज कर रही हूँ, फिक्स या करंट, करंट। तो वर्किंग डे टू डे बिजनेस के लिए जो कैपिटल लगता है दैट इज वर्किंग कैपिटल, एंड वो कहाँ से आता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। सो हम ऐसे नहीं करते हैं ना कि म्यूचुअल फंड सेल करके मैं तुम्हें 20 रुपया देता हूँ चाय का, नहीं, आइदर हम कैश पे करेंगे या जीपे वगैरह, यूपीआई, चेक तक भी नहीं जाते हैं हम, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, शेयर्स, बिल्डिंग, वो तो सवाल ही नहीं आता, करेक्ट। तो वो सारे क्यों, फिक्स एसेट्स में, ओके। अगर आपके पास खुद का बिल्डिंग है, खुद का एक फ्लैट है आपका,
उस फ्लैट का कुछ यूज नहीं है आपको, और आपको बिजनेस ग्रो करना है और एक ब्रांच निकालनी है आपके बिजनेस की, तो वहां पर जो फ्लैट पड़ा हुआ है वो सेल करके जो अमाउंट आएगी उस अमाउंट से आप ब्रांच स्टार्ट करोगे। दिस इज लॉजिकल, करेक्ट। आपके कुछ एफडीज गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है, वो सेल करके आप ब्रांच स्टार्ट करोगे, दैट इज लॉजिकल। बट चाय के लिए हम गोल्ड नहीं सेल करेंगे ना, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है। सो आपको फिक्स एसेट कहाँ पे यूज करने हैं एंड करंट एसेट्स कब यूज करने हैं ये पता है। तो मैंने अभी कुछ आपको नया बताया है, कॉमन सेंस से हम करते हैं, कॉमन सेंस से करते हैं, करेक्ट। हम ऐसे भी नहीं करते कि 10 रुपए का चाय पी लिया एंड उसको 500 की नोट दी, ऐसे करते हैं क्या आप? नहीं। अगर आपके पास है ही नहीं, 10 का कॉइन ही नहीं है मेरे पास, ओके, 100 तक नहीं है ही नहीं, मेरे पास सिर्फ 500 के नोट्स है, तो उस केस में आपको करना पड़ता है ऐसे कि आपके पास छुट्टे हैं क्या? मेरे पास छुट्टे नहीं है, तो आप मुझे 500 में देने वाला हूँ, आप चाय दोगे ना मुझे 10 रुपए का, पहले ही पूछते हो आप। ओके, सो कौन सी नोट कब देनी है वो भी कॉमन सेंस से ही चलता है ना। आप 500 की नोट चाय वाले को नहीं देते हो, बट ग्रोसरी शॉप में गए और वहां पे 800 का परचेस किया तो आप ऑब्वियसली 10-10 के नोट्स नहीं देते हो, वहां पे आप 500 के 2 नोट्स दोगे, करेक्ट। तो कौन सी नोट कहाँ पे यूज करनी है, वैसे ही है ये। फिक्स एसेट्स कहाँ पे यूज करने हैं एंड करंट एसेट्स कहाँ पे यूज करने हैं। सो हमने क्या किया था, 50 लाख को ऐसे लिखा जाता है, पता है क्या आपको? 50 लाख पे 0 होते हैं 6, हाँ, तो उसमें से 3 0 गए ब्रैकेट में एंड 3 0 यहाँ पे है। तो 50 लाख हमने इन्वेस्ट किया था, याद है क्या, इक्विटी, एंड लोन कितने का लिया था? 10 लाख। तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म क्यों? क्योंकि आफ्टर 12 मंथ्स रिपे करना है तो लॉन्ग टर्म, विद इन 12 मंथ्स रिपे करना है तो, हाँ, तो ये लोन कब रिपे करना था? आफ्टर 5 years, दैट्स व्हाई इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इसलिए आपने लिखा यहाँ पर। ओके, 10 लाख है, हाँ, ये 1000 इन एंड 3 0 ऊपर। फिर आपने क्या परचेस किया था? मर्केंडाइज, कितने के? 40 लाख, 40 लाख, 50 लाख के, उसमें से 40 लाख इमीडिएट पे किया था एंड 10 लाख की आपकी लायबिलिटी क्रिएट हुई थी, वो कितने मंथ्स के बाद पे करनी है? 3। तो वो करंट है या लॉन्ग टर्म? करंट। तो करंट में कितना जाएगा? 10 लाख, 10 लाख जाएगा ना, गया। अभी एसेट साइड को बताओ, आपके पास स्टॉक है ना उस मर्केंडाइज का, कितने का? 50 लाख का स्टॉक है, करेक्ट। सो इन्वेंट्री है 50 लाख की, करेक्ट। उसके बाद आपने फर्नीचर भी परचेस किया था, कि परचेस फर्नीचर 10 लाख का, तो ये भी आपके पास एसेट है, मतलब फर्नीचर एक एसेट है, स्टॉक एक एसेट है, और कैश कुछ तो रही रहेगी ना। सो आपके पास कैश 60 लाख की आई थी, 50 लाख कैपिटल प्लस 10 लाख लोन, उतनी आई थी। फिर फर्नीचर के लिए गए 10 लाख, 60 में से 10 गए तो 50 बाकी है, 50 में से 40 का पेमेंट किया मर्केंडाइज के लिए, तो कितना बाकी है? 10, तो वो कैश बाकी है 10। हो गई बैलेंस शीट टैली। क्लियर हुआ क्या ये? हाँ, तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच हुआ। अभी ये आप करोगे क्या सेकेंड? Let us suppose that at the end of the period, inventory valuing of rupees 2500 is in hand. तो ये क्या हुआ? स्टॉक, कैश 2000, तो ये भी एसेट साइड को लिखोगे आप। एंड ट्रेड पेबल्स 500 लायबिलिटी, बैंक लोन 1000 लायबिलिटी, इंटरेस्ट वाज प्रॉपरली पेड, सो इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं है, सिर्फ ओरिजिनल लोन की है। फर्नीचर 800, 200 is taken as loss of value due to use. ओके, सो अभी अब हमें ये सॉल्व करना है।
यस, सो करंट एसेट्स में क्या क्या आ रहा है? पहला इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री दिख रहा है क्या? 2500 का लिख दिया। कैश 2000, फिर ट्रेड पेएबल्स दिख रहे हैं, वो करंट लायबिलिटीज में जाएंगे ना, 500। बैंक लोन जनरली लॉन्ग टर्म के लिए बैंक लोन लिया जाता है, सो एज्यूम प्रॉपर एजम्पशंस करके लिखना है। सो बैंक लोन गया लॉन्ग टर्म में 1000 एंड फर्नीचर 800। ओके, ये जो 200 लॉस इन वैल्यू है, फॉर एग्जांपल ये पूरा फर्नीचर है, ये सारे हमारे बेंचेस, ये स्टेज, ये फर्नीचर है। हमने जिस अमाउंट को आइदर परचेस किया होगा या बनाया होगा खुद से, सो दिस इज बनाया हुआ, तो बनाने के लिए जितनी अमाउंट लगी वो अमाउंट हम लिखेंगे ना। ओके, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख लगे, तो फर्नीचर की वैल्यू 10 लाख लिखेंगे। आपने फर्नीचर खरीदा 10 लाख का, तो 10 लाख लिखते हो आप एसेट साइड को। फिर आप उसको यूज करोगे, फिर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जितना अच्छा यूज करोगे उतनी वैल्यू कम, मतलब थोड़ी सी कम होगी। बहुत ही गंदा यूज किया तो डायरेक्टली ऐसे ये फर्नीचर कोई खरीदने के लायक ही नहीं रखा है अपने, तो उसको स्क्रैप करना पड़ेगा। करेक्ट, सो ये जो लॉस होता है, लॉस ऑफ वैल्यू, क्यों लॉस हो रही है वैल्यू? ड्यू टू यूज, तो वो 200 है, बट वो हम लिखते नहीं है कहां पर भी अकाउंट्स में। अभी इनके पास फर्नीचर 800 का है, बट यूज करके उसकी वैल्यू 600 पे आ गई है। बट अभी जब वो सेल करेंगे ना वो फर्नीचर, तब अगर उनको 600 आ गए तो हम 200 का लॉस दिखाते हैं। सेल ऑफ एसेट बोलते हैं ना इसको। सो आपको पैसे कितने आए हैं? 600। आपका लॉस आप डालते हो P&L को। ऐसे ही एंट्री करते हो ना आप। एंड अगर यही एसेट आपने प्रॉफिट पे सेल किया, आपको पता है 800 पे आपने लिया है, बट आपको एक कस्टमर मिल गया, वो अरे अच्छा है फर्नीचर, 1000 में ले लेता हूँ मैं, तो आप डन रेडी चाय पीने के लिए चलो, ऐसे ही बोलोगे ना। आप क्यों बताओगे कि मैंने तो 800 में लिया है, ये मुझे 1000 दे रहा है तो अच्छा ही है ना। ओके, तो चाय क्या आप JW में लेके जाओगे उसको? प्रॉफिट पे यूज किया हुआ, प्रॉफिट पे जा रहा है आपका एसेट। ओके, आपने एक कार ली, 5 साल यूज की, और आपने जिस पे खरीदी थी कार, जिस अमाउंट पे, उससे ज्यादा अमाउंट कोई दे रहा है 5 साल के बाद, तो नाचोगे ही ना आप। ओके, एक्चुअली जाना चाहिए कैसे, बट वो उसको नहीं अंदाजा आ गया कि ये 600 का है, उसने अंदाजा लगाया देख के 1000 का होगा, मिल रहे 1000, तो हमें कितने मिल गए? 1000। लॉस कुछ नहीं हुआ है ना। हमारा एसेट कितने का था? 800 का था ना। तो यहाँ इस केस में हमें क्या हुआ? लॉस या प्रॉफिट? तो वो कौन से साइड को लिखेंगे, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। कौन सा अकाउंट नीरज? टू P&L 200, करेक्ट। सो कल जैसे मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाई थी, मैचिंग कंसेप्ट, एक्सपेंस एंड इनकम मैच करने हैं, एंड उसका एक एक्सेप्शन होता है लॉसेस। लॉसेस को कुछ मैचिंग इनकम नहीं होता। वैसे आज एक कंसेप्ट हम सीख रहे हैं, कॉन्जर्वेटिज्म कंसेप्ट नाम है। ओके, कॉन्जर्वेटिज्म कंसेप्ट में हम क्या करते हैं, जो एक्सपेक्टेड लॉस है उसको पहले से ही रिकॉर्ड करते हैं, बट जो एक्सपेक्टेड गेन है उसको रिकॉर्ड नहीं करते। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल कि हम जय हिंद वाले थे, हम जय हिंद वाले ही रहेंगे हाँ अभी पूरा बैच होने तक। ओके, हर रोज बिजनेस नहीं बदलना है, एक ही बिजनेस लेना है। सो अगर कोई शर्ट आउट ऑफ फैशन गया, जो शर्ट फैशन में है वो आप 1000 पे सेल कर रहे हो, अच्छे से चल रहा है आपका, उसकी कॉस्ट कितनी होगी? ये सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट बताओ कुछ, तो लेस देन 1000 बताओ कुछ भी हम। हाँ, सो 500 का शर्ट हम सेल कर रहे हैं 1000 पे, अच्छा चल रहा है हमारा, प्रॉफिट
कमा रहे हैं, हम डबल प्रॉफिट कमा रहे हैं ना। अभी अचानक उस शर्ट्स को आउट ऑफ फैशन गए और 1000 क्वांटिटी पड़ी हुई है, आप सेल लगा रहे हो, वहां पे चिल्ला चिल्ला के बाय 1 गेट 3 फ्री वगैरह भी लगा रहे हो, फिर भी नहीं खरीद रहा है कोई। बाय 1 गेट 3 फ्री तो भी नहीं, क्योंकि उस फैशन के कोई पहनता ही नहीं है शर्ट। आपकी कॉस्ट कितनी थी, वो तो चेंज नहीं होगी ना, वो 500 ही। फिर आपको धीरे धीरे सेलिंग प्राइस कम करके देखना पड़ेगा। 1000 में नहीं सेल हो रहा है, 800 ट्राई करो, नहीं हो रहा है, 300 ट्राई करो, नहीं हो रहा है, 500 ट्राई किया, नहीं हो रहा है, 100 पे तो खरीद लेंगे ना। जिसको फैशन की कुछ भी पड़ी नहीं है, जिसको पहनने के लिए ही कपड़े नहीं है, वो बंदा फैशन देखेगा या 100 में शर्ट मिल रहा है तो लेगा। हाँ, तो इकोनॉमी कैसे चलती है समझ में आ गया। इकोनॉमी में सारे टाइप के लोग होने चाहिए, फैशन वाले भी होने चाहिए जो ब्रांडेड खरीदेंगे, तो उस केस में प्रॉफिट उनके लिए। एंड ऐसे ही आउट ऑफ स्टॉक वाला जो है वो कौन खरीदेगा, तो उस टाइप के भी कस्टमर्स चाहिए जिनको फैशन से कुछ लेना देना नहीं है, बट 100 में आज मिल रहा है मुझे शर्ट, इसलिए मैं खरीद रहा हूँ। तो हमारा यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हुआ, 100। 100 को हमने लगा दिया बोर्ड बाहर कि एक शर्ट 100 को लाइन लग गई, 1000 क्वांटिटी बिक गई हमारी। सो हमें लॉस हुआ है एक्चुअली यहाँ पर शर्ट 400 का लॉस है यहाँ पर। बट अगर आप ऐसे नहीं लगाते एडवर्टाइजमेंट तो वो 100 भी नहीं आते, तो पूरा 500 का लॉस था वो, करेक्ट। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, मार्केट का स्टडी करके आप अंदाजा लगा रहे हो कि इस टाइप के शर्ट में कौन से अमाउंट पे सेल कर सकती। सो वो अंदाज लगा लगा के आप 100 पे आ गए। सो 100 इज द नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ओके, नेट रियलाइजेबल वैल्यू एनआरवी। आपने 11th-12th में सीखा है, वो थोड़ा सा गलत सीखा है। आपने सीखा है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज, हाँ, कॉस्ट और मार्केट प्राइस सीखा है ना आपने। सो यहाँ पर मार्केट प्राइस इज 100, ओके, बट 100 हमें नहीं मिलने वाले पूरे। 100 मिलने के लिए जो मार्केटिंग करना पड़ा ना आपको खर्चा, तो दैट एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू सेल्स, वो माइनस करके जो हाथ में आता है दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सो एक्चुअल रूल है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ओके, सो अभी सीए फाउंडेशन से क्या रूल बोलोगे, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइजेबल एंड रियलाइज्ड में क्या डिफरेंस है या सेम ही लग रहे हैं, स्पेलिंग में डिफरेंस है ना मैम, स्पेलिंग में डिफरेंस है। और रियलाइज्ड मतलब मिल गया है ना, ओके, ट्रांसलेशन चल रहा है, मीनिंग मतलब ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, अभी हिंदी टू मराठी हो सकता है। मुझे लग रहा है कि 100 में सेल होगा, ओके, बिकॉज जो मैं वैल्यूएशन कर रही हूँ वो मैं स्टॉक का कर रही हूँ, जो सेल हुआ ही नहीं है, जो मेरे गोडाउन में पड़े हुए शर्ट्स है वो। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे मिलेंगे 100 रुपीज, एंड आपको रियलाइज कब होगा, जब वो शर्ट एक्चुअली सेल होगा, तो वो रियलाइज्ड वैल्यू हुई। दिस इज नेट रियलाइजेबल। ऐसे भी हो सकता है कि और उसमें डिस्काउंट मांग रहे हैं कस्टमर, 100 को रख के भी, अरे 80 में दे दो ना, मैं सारे लेके जाता हूँ 1000 क्वांटिटी, 80 में दे दो। तो आप क्या बोलोगे, 1000 कस्टमर्स ढूंढने से बेटर है एक ही आदमी 1000 लेके जा रहा है, लेके जाओ 80 में लेके जाओ। तो अभी रियलाइज्ड वैल्यू 80 हुई उसकी, एंड रियलाइजेबल आपने क्या लगाया था कि 100 में जाएगा ही, एंड कॉस्ट 500, सो विच एवर इज लोअर। सो अभी आपको जो गोडाउन में स्टॉक है वो 100 पे
रिकॉर्ड करना पड़ेगा बिकॉज 100 इज लोअर देन 500। अगर आपका अच्छा चल रहा है, 1000 पे सेल हो रहे हैं, तो उस केस में कॉस्ट 500 है एंड मार्केट प्राइस 1000 है। सो विच एवर इज लोअर, मतलब कॉस्ट पे आप 500 पे रिकॉर्ड करते, ठीक है। सो यहाँ तक आपको मार्केट प्राइस सिखाया था, बट अभी जैसे जैसे इन्वेंट्री करके पूरा टॉपिक है, उसमें हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू का पूरा एक पेज है, पूरा पेज है, उसमें हम और डिटेल में सीखें। सो ये एक बार फिर से बताओ क्लियर हुआ क्या? तो यहाँ पर हमें 800 ही रिकॉर्ड करना है फर्नीचर। जो लॉस है 200 का, वो कब रिकॉर्ड करेंगे? सेल के टाइम। अभी कुछ लेना देना है क्या उस 200 का? हाँ। सो ये देखो यहाँ पर क्वेश्चंस के लाइन देखो कहाँ कहाँ पे। फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन है क्या? यस, डेवलप द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। सो ये ओपनिंग बैलेंसेस है या क्लोजिंग? ओपनिंग। बिगिनिंग में ये आपको इंफॉर्मेशन दी है एंड आपको क्या डेवलप करना है? अकाउंटिंग इक्वेशन। इतना ही नहीं करना है, और भी कुछ है। ए क्या है? रीसेट करो इक्वेशन, रीसेट करो एंड फाइंड आउट प्रॉफिट। एंड लास्ट जो आपका फेवरेट है, प्रिपेयर बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। सो इन तीनों में से आपने बचपन में क्या किया है? प्रिपेयर बैलेंस शीट किया है ना? ओके ऐसे अकाउंटिंग इक्वेशन डेवलप करना, उसको रीसेट करना एंड उससे प्रॉफिट निकालना, दिस इज सीए फाउंडेशन। ओके बैलेंस शीट सबको आने वाली है, उसमें मेरी हेल्प लगनी ही नहीं वाली। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी मेरी हेल्प नहीं लगेगी, ऐसे मुझे लग रहा है। सो बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन इससे बनाना है आपको। आपको आता है ना, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। सो आप आज की डेट लिखो नोटबुक में, पहले इक्वेशन लिखो एंड फिर वो टैली होना चाहिए, मतलब ये जो आप अमाउंट्स डालोगे, सो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके कैपिटल की अमाउंट जो आएगी वो 51,000 आनी चाहिए। ये कर पाओगे क्या? ओके डेट तो लिखो, डेट क्या है? 4 अप्रैल। इलस्ट्रेशन 2 लिखो बाजू में एंड पेज नंबर लिखो मॉड्यूल का। 2.10 नीरज पेज नंबर। अभी फुल कंसंट्रेशन होगा, मैंने नाम ही लिया तुम्हारा। इलस्ट्रेशन 2 पेज नंबर 2.10, उसका आंसर हम लिख रहे हैं। डेट क्या लिखी? 4 अप्रैल 4423। हाँ, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या लिखना है आपको? कौन सा वाला लिखना है? एसेट माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल लिखना है या लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट? दोनों सेम ही है, सिर्फ रीअरेंज किया है। कौन सा लिखना है? हाँ तो लिखो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। यस, फर्स्ट तो कैपिटल ही है ना। दूसरा लोन है, फिर ट्रेड पेएबल्स, तो वो भी लायबिलिटी है ना। फिक्स एसेट एसेट है, तो वो पहले लिखो फिक्स एसेट। देन प्लस हो जाएगा क्या? इन्वेंट्री। नेक्स्ट आइटम इन्वेंट्री है, मतलब स्टॉक, तो वो ऐड करो, ऐड इन्वेंट्री। उसके बाद प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स, एसेट है ना, ट्रेड रिसीवेबल। देन और क्या ऐड करना है? कैश एंड बैंक, करेक्ट। तो सारे एसेट्स हो गए क्या? एसेट्स के बाद क्या करना है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या क्या है यहाँ पर? लोन है, ट्रेड पेएबल्स, करेक्ट। सो लोन माइनस लोन, माइनस स्टार्ट करो अभी, एक माइनस लोन हुआ, और क्या माइनस करोगे? ट्रेड पेएबल्स इज इक्वल टू कैपिटल आएगा ना। अभी सिर्फ अमाउंट्स फिलअप करते जाओ। कैपिटल एंड लोन, ट्रेड पेएबल्स, ये सारे लायबिलिटी है
बट जो लोन एंड ट्रेड पेबल्स होते हैं ना उसको आउटसाइडर्स लायबिलिटी बोलते हैं। एंड कैपिटल इज इनसाइडर लायबिलिटी। इनसाइडर मतलब वो ओनर को ही देना है ना, तो खुद का ही है मतलब। ओनर एंड बिजनेस आर डिफरेंट एंटिटीज, वो पता है ना आपको। में एंड सक्सेस मंत्रा एकेडमी ये अलग है। सो मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है सक्सेस मंत्रा में, बट सक्सेस मंत्रा मुझे पेमेंट करेगा उस कैपिटल का बाद, क्योंकि हम दोनों डिफरेंट है। तो और एक कंसेप्ट हो गई, आज दो कंसेप्ट हो गए। एक कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट हो गई, उसमें एक्सपेक्टेड लॉस एक्सपेक्टेड गेन के बारे में थोड़ा सा देखा। एंड और एक कंसेप्ट क्या हुई, एंटिटी कंसेप्ट, ये सीखी होगी आपने। एंटिटी कंसेप्ट मतलब क्या, ओनर एंड बिजनेस ये दो अलग होते हैं, इसलिए तो कैपिटल ड्रॉइंग्स ये सब आया ना। मे एंड सक्सेस मंत्रा अगर एक ही है तो मैं मुझे लोन दे पाऊंगी क्या, मैं मुझसे ही बैंक बैलेंस विड्रॉ कर रही हूँ। ये डिफरेंट है इसलिए तो कैपिटल ड्रॉइंग्स आए ना, करेक्ट। सो देखो अभी फिक्स एसेट्स कितने हैं, 12,800 एंड ऊपर रुपीज इन थाउजेंड लिखा है हा? वो जाने दो। फिक्स एसेट 12,800 लिख दो, प्लस इन्वेंट्री कितना है 22,600, प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है 17,500, प्लस कैश एंड बैंक कितना है 15,300, माइनस लोन 11,500, माइनस ट्रेड पेबल्स 5,700। ये सब एडलेस करो। कैलकुलेटर किसके पास नहीं है, क्यों नहीं खरीदा है अभी तक? सर को नहीं पूछा क्या, हेमंत सर को? 51,000. काय अथर्व? 51,000 आंसर बताया ना। हाँ, कल से सबके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। हाँ, आ गया ना, इजी था, कॉमन सेंस Yes. बेस्ट था। अभी एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, अभी एट द एंड मतलब क्लोजिंग बैलेंस चल रहा है। हाँ, अभी द बैलेंसेस अपीयर एज फॉलोज, पहला ही कैपिटल क्वेश्चन मार्क है, तो आप निकाल पाओगे आंसर? 5 मिनट दो, यही प्रोसेस है ना। Yes. एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। वहां पर 50,000 अमाउंट दी थी, तो हमने क्या किया कि वो करेक्ट आ गई ना, अभी मैच हो गया। अभी यहाँ पर अमाउंट दी नहीं है, आपको मैच करनी, सॉरी आपको मैच नहीं, आपको फाइंड आउट करनी है अमाउंट।
51,420. हाँ, सो 51,420 करेक्ट आंसर है. सो कैपिटल बिगिनिंग में 51,000 था, वो बढ़ गया एंड हुआ 51,420. सो प्रॉफिट सॉरी कैपिटल बढ़ने के रीजंस क्या क्या होंगे? 420 से इंक्रीज हुआ ना, तो कैपिटल बढ़ने के दो ही रीजंस होते हैं. एक तो कुछ और कैपिटल डालो तो बढ़ जाएगा, नहीं तो प्रॉफिट ऐड करो तो बढ़ जाएगा. एंड कैपिटल रिड्यूस होने के भी दो ही रीजंस होते हैं, एक तो विड्रॉ करो नहीं तो लॉस करो. लॉस किया तो कैपिटल रिड्यूस होगा ना, क्योंकि लॉस आप लेस करते हो कैपिटल से एंड प्रॉफिट ऐड करते हो. लॉस करो नहीं, लॉस हुआ तो लेस करना है, ठीक है, रिड्यूस करना है. सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था क्या, ये रीसेट द इक्वेशन एंड फाइंड आउट प्रॉफिट. तो प्रॉफिट कितना हुआ है? 420. एंड बैलेंस शीट आपको इससे आ जाएगी प्रिपेयर करने के लिए आराम से. कैपिटल इस साइड को, लोन भी लायबिलिटी साइड को, ट्रेड पेएबल्स भी इधर, बाकी सब. तो ये बैलेंस शीट थी, उसमें इनर आउटर कॉलम थे. तो हो गया इलस्ट्रेशन 2. इलस्ट्रेशन 3 वो आपका अभी करोगे 5 मिनट में, टाइमर लगा के 5 मिनट्स, मतलब मैं सच में लगाती हूँ ऐसे 5 मिनट्स. इसमें आपको वही लॉजिक यूज करना है, आपको एबीसी फाइंड आउट करने हैं, ये समझा होगा. फाइंड आउट द मिसिंग फिगर्स. सो प्रॉफिट हुआ है तो ऐड, लॉस हुआ है तो लेस. एंड बिगिनिंग का एसेट्स बिगिनिंग का लायबिलिटी, एंड का एसेट्स एंड का लायबिलिटी. तो बिगिनिंग के एसेट लायबिलिटी से बिगिनिंग का कैपिटल मिलेगा एंड एंड के एसेट्स लायबिलिटीज के एंड का कैपिटल, मतलब जिसको हम क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं, वो मिलेगा. बहुत हिंट दी मैंने, अभी सॉल्व करो. 5 मिनट का मैं टाइमर लगा रही हूँ मोबाइल पे. आपको एबीसी फाइंड आउट करना है. आप क्या करो, आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट माइनस लायबिलिटी द्वारा. और क्या पता है आपको कि प्रॉफिट है तो ऐड करना है. किसमें ऐड करना है? ओपनिंग कैपिटल में. तो आपको मिलेगा क्लोजिंग कैपिटल. वो सारे टेक्निक फाइंड आउट. पंद्रह से 15 साढ़े लगे ना. जास्त डेंजर दिसायला लागलं का? ट्विटर मध्ये ओळखायचं.
ये क्वेश्चन था, ये लेवल क्वेश्चन। Liabilities at the end of the year. They will take 30 days.
लगता रहेगा total liabilities including capital and मध्ये capital closing liability होतं. हां, 15,000. पण मग ते असं काय आहे म्हणजे beginning ला त्याच्यासोबत असतं. 3,000. 3,000. काय आलं काय बेसिक तो प्रॉफिट कार्ड मतलब अर्नड ड्यूरिंग द ईयर 5,000 का प्रॉफिट हुआ है. एसेट्स एट द बिगिनिंग ए है, लायबिलिटीज एट द बिगिनिंग 12,000, एसेट्स एट द एंड बी, लायबिलिटीज एट द एंड सी, क्लोजिंग कैपिटल 35,000, टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 50,000. सो टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल. सो 50,000 में से कैपिटल कितना है तो बाकी का क्या है. हाँ 15,000 लायबिलिटीज है एट द एंड. तो एसेट्स कितने होंगे एट द एंड 50,000. 50,000 करेक्ट. 50,000 एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल ना. टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल 50,000 है. तो कैपिटल कितना है 35,000. लायबिलिटीज कितने हैं 15. एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू, ये लिखो आप भी. लिखा कैसे. एसेट माइनस 15,000 इज इक्वल टू 35,000 ना. एसेट्स इज इक्वल टू 15,000 प्लस 35,000. तो एसेट्स कितने आ गए 50,000. बी और मैंने क्या बताया सी. सी का आंसर क्या है लायबिलिटीज एट द एंड कितने हैं 15,000. एंड बी भी मैंने ही बताया एसेट्स एट द एंड 50,000. बी मैंने निकाला. अभी ये आप निकाला. 42,000. इसलिए ऐसे स्टेप बाय स्टेप जानने का, ऐसे इक्वेशन लिखने का इन्होंने कंफ्यूज किया. अभी तो 12,000 लायबिलिटीज दी हुई तो उसमें से 12,000 के तो 18,000 लायबिलिटीज दी है. किसी को समझा हाँ हाँ. तो ये क्लोजिंग क्या है आपका. क्लोजिंग एसेट्स कितने हैं 50,000. करेक्ट. देखो आपके पास क्या दिया हुआ है ये मैं निकाल देती हूँ. ये हो गया है ना आपका सबका. अभी बी और सी हो गया है. हाँ क्लोजिंग कैपिटल 35,000 है. हमने क्या रूल सीखा था कि ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड करोगे या लेस. ऐड करोगे प्रॉफिट को तो आपको मिलेगा क्लोजिंग कैपिटल. आपके पास ओपनिंग कैपिटल है क्या नहीं है वही निकालना है. प्रॉफिट है क्या आपके पास ओसी मतलब ओपनिंग कैपिटल. प्रॉफिट 5,000 है. क्लोजिंग कितना है तो ओसी कितना हुआ ओपनिंग कैपिटल कितना हुआ 35,000. तो ओपनिंग कैपिटल कितना हुआ
30,000। अभी अगेन एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू, करेक्ट, एसेट्स पता है क्या आपको? नहीं, वही तो ए है ना मैम, वही तो निकाल रहे हैं। माइनस लायबिलिटीज 12,000, कैपिटल इकडे 30,000। कारण असं आपण स्टेप बाय स्टेप जातच नाही, असं गेल्यावर कसं चुकेल? मी सीए होऊन मी काय करते, अजूनही स्टेप बाय स्टेप जातीच आहे ना। तुम्ही डायरेक्ट जम्प करू नका, मी सांगितलंय का जम्प करायला? मी सांगितलेलं ओरली काढा, ह्या सगळ्याचे मार्क्स आहेत, सोल्युशन बघताय ना त्यांचं स्टेप बाय स्टेप। तुम्हाला फक्त कॅल्क्युलेटरवर आन्सर येऊन उपयोग नाही, तिकडं आन्सर शीटवर काहीच दिसलं नाही त्यांना स्टेप्स, तर ते 0 देणार आहे। ठीक आहे, सगळ्या या स्टेप्स द्याव्या लागणार। सो ए चा आन्सर 42,000, बी 50,000 and liabilities 15,000। एक्सरसाइज मधला करा आणि मेन एक्झामचं देणार आहे आता मी डायरेक्ट तुम्हाला, मेन एक्झाम मध्ये आले। आणि जर का स्टेप बाय स्टेप मला नाही दिसलं तर डायरेक्ट पॅरेंटचा नंबर द्या, मी पण स्टेप बाय स्टेप जाते। हे झालंय, आता त्यांचं सोल्युशन बघा, तसं तुमच्या आन्सर मध्ये दिसलं तर तुम्हाला मार्क्सचे होप्स ठेवा तुम्ही। करेक्ट अथर्व? बिकॉज आपके जो चेकर को सजेस्टेड आंसर्स मिलते हैं, जिसके साथ आपका आंसर शीट कंपेयर होने वाला है, वो सजेस्टेड आंसर्स कहाँ से बनाएंगे? वो कौन से बुक से? तो ऐसे दिखना चाहिए ना, ये जितना सुंदर दिख रहा है उतना हम सुंदर देख के फायदा नहीं है, हमारी आंसर शीट सुंदर दिखनी चाहिए। चेकर के सामने हम जाने वाले हैं क्या? तो हम सुंदर देख के फायदा ही नहीं है, हमारी आंसर शीट जाने वाली है चेकर के पास, तो हमारी आंसर शीट सुंदर दिखनी चाहिए। ये जैसे दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है और हमारा ऐसे दिख रहा है कि उसको धड़धड़ हो रहा है चेकर को कि क्या लिखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, ये ऐसा छान दिखना चाहिए कि नहीं? सो उन्होंने पहले क्या किया, वही क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट इज ओपनिंग कैपिटल, 30,000 आ गया, फिर वो लगा दिया। हम ऐसे नहीं करते, हम क्या कर रहे हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, तो उससे दोनों से 42 ही आ जाएगा, तो वो आ गया 42 हमारा। तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप पहले ए का आंसर निकाला। ओके, उन्होंने पहले क्या किया, 35,000 से 5,000 प्रॉफिट लेस किया, फिर वो ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचे 30,000 एंड उसमें 12,000 लायबिलिटीज ऐड करके ओपनिंग एसेट, एबीसी में उन्होंने आंसर्स निकाल रहे वो। फिर बी कैसे निकाला, आपने जैसे किया वैसे ही, 35,000 प्लस 15,000, so assets is 50,000 एंड सी क्या था, लायबिलिटीज एट द एंड, तो वो है 15,000। तो ये ऐसे लिखा तो ही 5 आउट ऑफ 5 मिलेंगे। एंड और एक चीज, रुपीज इन 1000, ये ब्रैकेट में लिखना चाहिए या नहीं? अगर इधर दिया है उन्होंने क्वेश्चन में, तो आंसर में लिखेंगे आप या नहीं? लिखना पड़ेगा। ठीक है, सब जब आपका बुक आ जाएगा प्रिंट, तब ये से फ्लोरोसेंट कलर से मार्क करके रखो। स्टूडेंट्स यहाँ पे गलत जाते हैं, वो लिखते नहीं है, उसका मीनिंग ही अलग होता है। दिस इज नॉट 5,000 अमाउंट, प्रॉफिट 5,000 का नहीं हुआ है, प्रॉफिट 50 लाख का हुआ है। फर्क है 5,000 एंड 50 लाख में बहुत बड़ा, तो ये सब भी इम्पोर्टेंट होता है। ओके, ये 12th या 11th नहीं है कि 100 बच्चे बैठे और 100 पास। कौन सा एकेडमी का सुना आपने 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट लगा है? ब्रांडेड एकेडमीज का भी, कौन से भी ब्रांडेड एकेडमी का 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट नहीं है। तो आगे कौन जाने वाला है, कौन पास होने वाले हैं? सारे तो नहीं। तो ऐसे ये पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, ये कुछ भी नहीं छोड़ेंगे।
हो जाने वाले। सो आंसर कैसे लिखना है ये मैं क्यों बता पा रही हूँ? मैं तो अकाउंट्स की टीचर हूँ, फिर भी ये सब इतना डिटेल में क्यों बता रही हूँ मैं? क्योंकि एकेडमी की शुरुआत किससे हुई थी? टेस्ट सीरीज से ना। तो अभी 5-6 हजार तो सीए स्टूडेंट्स को मैंने हैंडल किया ही है अभी तक। 6 साल हुए मतलब। 1000 तो एक इसमें होते हैं एक्चुअली। एक एग्जाम के लिए 2 बार एग्जाम होती है तो 2000 ईयर की, तो 12,000 मान के चलो 6 इयर्स अभी हुए तो 12,000 स्टूडेंट्स देखे हुए हैं मैंने सीए। तीनों लेवल के देखो, पीछे फाइनल लेवल के आके बैठ रहे हैं टेस्ट सीरीज को। तो तीनों लेवल्स के मेंटालिटी मुझे पता है। आप कौन से इस पे हो, आपको कैसे समझाना है, उनको मैं ऐसे नहीं समझाती हूँ। वो फाइनल लेवल के है तो उनके साथ थोड़े अलग तरीके से बात होती है, क्योंकि मैच्योर्ड है, ज्यादा बताना ही नहीं पड़ता है, तो खुद से ही सब कर लेते हैं। तो इसलिए मैं आंसर्स का आपको बता सकती हूँ कि आपने ऐसे किया तो इतने मिलेंगे, वैसे किया तो 0 मिलेगा, वैसे लिखा तो आउट ऑफ मिलेंगे। ठीक है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है ना। सिर्फ कंसेप्ट आ रहे हैं मुझे, बट लिखा मैंने बहुत डेंजरस है। तो चेकर मार्क्स नहीं देने वाले। आपका पूरा जो रिजल्ट है वो किसके हाथ में है? उसके हाथ में है कि नहीं? चेकर के। चेकर आपको देख रहा है क्या कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो? बाकी के जो सिर्फ प्लेन बीकॉम वाले हैं वो तो अभी आ रहे हैं क्या ऐसे 7:30 को उठ के, वो तो टाइम पास ही कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो? तो ये मेहनत उसको नहीं पता है, उसको सिर्फ पेपर पता है, आंसर शीट, इस पे क्या लिखा हुआ है। करेक्ट। ये मेहनत उसको नहीं दिख रही है, उसको सिर्फ आंसर शीट में गलत लिखा है ना फेल, करेक्ट लिखा है पास। सो आपकी आंसर शीट परफेक्ट होनी चाहिए, इसलिए मैं ये सब भी बता रही हूँ आपको कि लिखना कैसे है। ट्रेडिशनल अप्रोच ये सब हमारा ये यहाँ हो गया है ना। जर्नल हम कल स्टार्ट करेंगे, आपको आता है वैसे, बट थोड़े डिफिकल्ट लेवल के जर्नल ऑब्वियसली होंगे ना इसमें। तो हो गया है ये यूनिट। एक प्रॉब्लम मैं देती हूँ ना आपको। ये कर लो पहले। क्या? ओके, एसेट्स लिखे हैं, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। सो आप पहले लिखो ऊपर एसेट्स, फिर लिखो लायबिलिटीज एंड देन कैपिटल। एसेट्स 15 लाख है। फर्स्ट ए लिखो, ए एसेट्स के नीचे 15 लाख, लायबिलिटीज के नीचे 2,50,000। एंड आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लिखना, आपको फाइंड आउट करना है। आपके कोई फ्रेंड्स है जो अभी तक घर से नहीं निकले हैं? ऐसे किसी स्टूडेंट्स को रेगुलर को अपडेट करना है, और वो किसके लिए नजदीक है? मैं तो ऐसा वो नजदीक है हमें, या यही नजदीक है? आप किस तरह आओगे? ओके, 2 क्लासेस हैं तो दूसरी क्लासेस में हिंदू वाले में अभी कंफ्यूजन नहीं करेंगे, तो इधर आएगा और सारे को इधर जाओगे तो उधर आएंगे तो उधर एक दो ऑप्शन होगा, तो आप अपनी इधर किसी भी जाओगे सारे
ओके, तो इसके आंसर्स ना आप जाके बीओएस नॉलेज पोर्टल से ये करो, चेक करो या कल क्लास में करेंगे, ठीक है। मॉड्यूल का पीडीएफ जैसे ग्रुप पे डाला है, मैथ्स का डाला है ना पीडीएफ, वैसा कौन डाल सकता है अकाउंट्स का? बीओएस नॉलेज पोर्टल से निकाल के पीडीएफ डाउनलोड करके शेयर करो ग्रुप पे। कोई तो एक स्टूडेंट करेगा, नहीं तो सब लोग पीडीएफ मत डालो उस ग्रुप पे। कौन करेगा? फैमिली? यस।